देखिए अब हम बात करेंगे सिंप्लेक्स टेबल की। नाम से लग रहा बड़ा सिंपल टाइप का है, ये सिंप्लेक्स और सिंपल का लग रहा सुपरलेटिव डिग्री है, वो चीज़ नहीं है, सिंपलेस्ट नहीं है, सिंप्लेक्स टेबल है। ठीक है, तो पहले तो सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है, पहले इसकी बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि भाई सिंप्लेक्स टेबल फॉर्म कैसे होती है। ठीक है, और सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन को लगाने का एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम जानते हो ना, कंप्यूटर में पढ़ा होगा आपने, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू डू एनी वर्क। अगर आपको चाय बनानी है तो हमें याद है कि हमारे यहाँ बोर्ड में एक बार क्लास 9th 10th में आ गया था कंप्यूटर मैथमेटिक्स में एल्गोरिथम लिखिए, तो उसमें बहुत मेथड था, तो हमने ज़्यादातर बच्चों को कहा करेला बनाने की विधि सीख किया। अब बेचारे, हमने कहा सभी लेटर्स इंग्लिश में होने चाहिए सब कुछ। अब मम्मी से पूछे तो मम्मी को कहें जीरा डालो, कलौंजी डालो, तो बेचारे पहले इंग्लिश ढूंढे, जीरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कलौंजी क्या कहते हैं। तो एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ठीक है, तो पहले तो हम बताएंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन को सिंप्लेक्स टेबल इनिशियल बनाई कैसे जाती है, सॉल्व तो बात की बात है, और फिर एल्गोरिथम बात करें। सावधान देखिए, सबसे पहले आपको माने एक एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले मान लेते हैं एक आपको ऑप्टिमल फंक्शन है मैक्सिमम z, ये मैंने नोट कर रखा है, वही लिखूंगा जिससे कि गलती ना हो जाए हमसे। 2x1 + 4x2, 2x1 + 4x2, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो हम एक सिंपल ले रहे हैं, इक्वेशन ज़्यादा भी हो सकते हैं, इज़ लेस आर इक्वल टू 4, और x1 - 2x2 इज़ लेस आर इक्वल टू 3, एंड x1 x2 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन दी है नीचे ग्रेटर देन 0, ये अनरेस्ट्रिक्टेड भी हो सकते हैं। जैसे ये रेस्ट्रिक्शन है कि वैल्यू पॉजिटिव होंगी या 0 होंगी, तो ये अनरेस्ट्रिक्टेड होंगी। ठीक है, तो सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए सबसे पहला तो तरीका ये होता है कि वी हैव टू कन्वर्ट दिस LPP इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, कन्वर्ट LPP इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसके पहले वाले क्लास में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया है। क्या हमने बताया था, या आपके कैमरे में आ रहा है, पूरा आ रहा है, देखो क्या हमने बताया था कि सबसे पहले तो ये मैक्सिमम z होना चाहिए है। चलो हम इसको लिख नहीं रहे दोबारा, मतलब ये आप लिखेंगे सोल्यूशन में। ठीक है, और सब्जेक्ट टू लिख देते हैं, और सब्जेक्ट नहीं, वो नहीं लिखते हैं, मतलब सबसे पहले तो आपका जो ऑप्टिमल फंक्शन है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। चलिए, वो मैक्सिमाइज है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो आपके सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें आप क्या करें, उनको आप इक्वलिटी में कर दें। तो आप क्या करेंगे, x1 + x2। अब देखो ये लेस आर इक्वल टू है, यानी आप कह रहे हो कि कौन बड़ा है, 4 बड़ा है कि कौन बड़ा है, 4 बड़ा है ना, यानी ये वैल्यू छोटी है ना इधर वाली, और छोटी को बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक नंबर को जोड़ना पड़ेगा ना, तब यहाँ पे इक्वल टू 4 आएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने। और दूसरा जब हम लिखेंगे x1 - 2x2, अब चूंकि x3 है नहीं तो +0x3 कर दो, और यहाँ पर x4 प्लस करना पड़ेगा इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 0x4 कर दो। ये जो x3 और x4 आपने किए हैं ये एक्चुअली हैं कौन से वेरिएबल कहलाते हैं, इन्हें कौन सी वेरिएबल कहते हैं नहीं, सरप्लस और स्लैक दोनों नहीं कहेंगे ना, एक ही तो कहेंगे ना, या तो स्लैक कहेंगे सरप्लस करेंगे इस कमी को पूरा किया इसने, सरप्लस तो ये एक्स्ट्रा हो जाता है, सरप्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, तो जो माइनस किए जाते हैं वो सरप्लस वेरिएबल होते हैं। नहीं समझे भाई, आपका जो इक्वेशन लिखा था वो एक्चुअली 4 से छोटा था, ये कमी थी इसमें, उस कमी को पूरा करने के लिए हमको ऐड करना पड़ा, तो ये स्लैक वेरिएबल कहलाते हैं। ये नाम याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये LP में एक बड़ी खासियत होती है कि जो मेथड्स होते हैं उनका एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर सब में होता है, लेकिन इसमें अक्कड़ वक्कड़ नहीं चलेगा, है तो है, आया तो आया, नहीं आया तो गया। अब देखो है ना, अच्छा अब इसको ऊपर लिख दे, कोई दिक्कत, ये नोट कर लिया ना, इसको ऊपर लिखे दे रहे हैं। हाँ, अब देखो ये सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ये सॉल्यूशन चल रहा है, क्या है आपके x1 + x2 +, अच्छा बहुत लोग चूंकि स्लैक हैं तो s1 लिख देते हैं, तो s1 s2 लिख दो, y1 y2 लिख दो, वो अलग की बात है, +0x4 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा x1 + -2x2
प्लस 0x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर 0x3 कर दो प्लस 0x4। एक बार और समझिएगा, ये मैं इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व ही हो जाएगा ये ज़रूरी नहीं है, नहीं समझे? मतलब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये सॉल्व ही हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। बात समझ नहीं आई? ये मैं केवल इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, अगर आप ग्राफ खींचिए तो ग्राफ में सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉमन पोर्शन लेते थे ना आप, तो ऐसा भी हो सकता है 2 लाइनें ऐसे हो जाए जिसमें कॉमन पोर्शन मिले ही ना, नहीं हो सकता है भाई। मान लिया 2 लाइनें ऐसे हो जाएं, एक लाइन ऐसी हो जाए, एक लाइन ऐसी हो जाए, इसके नीचे का पार्ट शेड करना हो, इसके ऊपर का पार्ट शेड करना हो, क्या कोई कॉमन पोर्शन हो सकता है इसमें? नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि इस जिस क्वेश्चन को हम ले रहे हैं ये सॉल्व ही हो जाए, ये केवल सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए हमने ऐसे ही कोई एग्जाम्पल लिया। अब देखो करते क्या है ज़रा सावधान। अब कुछ लोग पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। इनिशियल हम इस किनारे से लिखेंगे क्योंकि इसी में हम एल्गोरिथम समझाने की कोशिश करेंगे। चूँकि जगह बहुत चाहिए इसलिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। मेरे कैमरे में आ रहा है, आपके कैमरे में आ रहा है? इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखो एक बात ध्यान रखिएगा, आप टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो दिमाग लगा लेंगे कि हमको कितनी लाइनें खींचनी है, कितने वेरिएबल हैं। ठीक है, ये एक लाइन खींचती है, ये लिखा जाता है बी। अभी बी का नाम बता रहे हैं क्या होता है, ठीक है। फिर दूसरी लाइन खींचती है, ये लिखा जाता है सी बी। अभी हम बता रहे हैं सी बी क्या होता है। फिर लाइन खींचती है, इसमें लिखा जाता है एक्स बी। अभी हम बता रहे हैं एक्स बी क्या होता है। जहाँ पर आपने एक्स बी लिख दिया, ठीक है, जहाँ एक्स बी लिखा ना उस लाइन को थोड़ा ऊपर बढ़ा दीजिए, चलेगा। हमारे टेबल बनाना सिखा रहा हूँ आपको। अब देखो वेरिएबल कितने आपके पास हैं? 4 हैं, मतलब पूरे मिला करके जो पहले से हैं स्लैक सरप्लस मिला के 4 है ना। तो जितने वेरिएबल हैं उतनी लाइनें खींचनी है आप समझ। मतलब ये बनाने के पहले से देख लेना कितनी लाइनें चाहिए। तो ये आपकी एक्स थोड़ा अच्छा ठीक है, फिर सिखाना है। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ठीक है। एक बॉक्स और बनेगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ लिखा जाता है CJ, ठीक। अब ज़रा CJ का पहले मतलब समझ लीजिएगा, CJ क्या है। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। देखो CJ में जो आपका ऑप्टिमल फंक्शन है मैक्सिमम जेड है ना। देखो ये मिनिमम जेड भी हो सकता है, अभी हम एल्गोरिथम में समझाएंगे, ठीक है। अब चूँकि हम ऑलरेडी एलपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो मैक्सिमम ही रहने वाला है। लेकिन मान लें कोई आप एग्जाम्पल देखें बुक में और उसमें उन्होंने चेंज ना किया हो तो तब भी वो सॉल्व हो पाएगा। सुनो ध्यान से, जो x1, x2, x3, x4 के कोफिशिएंट है ना वो मैक्सिमम जेड के लिख दूँ। x1 का क्या है 2, x2 का क्या है 4, x3 का है 0, x4 का है 0। बात समझ में आ गई, ठीक है। b को कहते हैं बेसिक वेरिएबल्स। b को क्या कहते हैं? बेसिक वेरिएबल्स। देखिए बेसिक वेरिएबल कौन कौन से हैं? जो आपने आइडेंटिटी बनाने के लिए जोड़े हैं, x3 x4 जो जोड़े हैं, पहले बाद में जोड़े हैं। आइडेंटिटी नहीं कहेंगे, इक्वलिटी बनाने के जोड़े हैं, ठीक है। उसकी एक प्रॉपर्टी आएगी, इसको यहां लिखेंगे x3 है और x4 है। नहीं समझे? हाँ करते जाओ बस, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चूंकि हमने 2 ही लिया है तो अच्छी बात है, हम यहाँ लाइन खींचे दे रहे हैं। अभी लाइन कितनी नीचे बढ़ानी ये बाद में बताएंगे, कहाँ से बढ़ानी ये जानबूझ के हम नहीं बना रहे। इसके बाद क्या करेंगे? CB लिखना है। CB में हम क्या करते हैं, जो x3 x4 के CJ में कोफिशिएंट्स है ना, या यूँ कहिए जो यहाँ पर आपने जोड़े हैं, अब CJ लिख लो ज़्यादा ठीक होगा। CJ में x3 x4 के जो कोफिशिएंट हैं वो 0 0 है ना, तो ये CB हो जाएगा 0 0, ठीक है। इसके बाद यानी कि जो आप यहाँ पर ऑप्टिमल में जो आपने लिखा है, वो जो CJ लिखा है उसके जो सामने x3 x4 में आएगा। XB में क्या करते हैं? x में जो इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी में जो नंबर लिखे हुए हैं 4 और 3, समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे? x1 x2 x3 x4 में आपके जो इक्वेशंस लिखे हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, उनके कोफिशिएंट, ये 1 आएगा,
ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये माइनस का 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा। अच्छा एक बात बढ़िया सी देख लो, आपके बेसिक वेरिएबल कौन कौन से हैं? x3 x4 है ना। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, x3 में ये जो ये आइडेंटिटी बनेगी x3 x4 में 1 0 0 देखो आ रही नहीं आ रही, x3 में देखो 1 0, इसके सामने 1 आएगा, और x4 में इसके सामने देखो इधर से x3 जाओ, इधर से x3 जाओ, यहाँ 1 आएगा। ये ध्यान रखिएगा। यानी जो भी आप नई टेबल बनाएंगे भी थोड़ी देर बाद, जो हम क्वेश्चन बताएंगे उसको चेक करने का भी तरीका होता है। इधर जो वेरिएबल होगा, इधर जो वेरिएबल होगा, उसके सामने का कोफिशिएंट आइडेंटिटी होगा, और रेस्ट उसमें 0 आएंगे। और x4 में देखो ये 1 है और ये 0 है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद पहले कैमरे को अपने नीचे करते हैं, क्योंकि जगह इसमें कैमरा कैद नहीं कर रहा है हमारा। नहीं वैसे तो आईफोन है, कैद करना चाहिए, लेकिन अब कहता है कि थोड़ा सा और नीचे ले जाओ, थोड़ा सा इस कैमरे। अरे यार मैंने तो फिलहाल 1,28,000 रुपया खर्च किया है, अब तो हमको अच्छा कहना पड़ेगा ना। अब देखो ध्यान से, सावधान। इसमें हम करते क्या, यहाँ पर हम निकालते हैं ZJ। क्या निकालते हैं? ZJ होता है सिग्मा CB XI, XI कहो या XJ कहो, यानी X1 X2 X3 XI, मैं XI लिखे दे रहा हूँ, आप चाहो तो XJ लिख दो अगर दिक्कत ना हो। इसका मतलब ये हुआ, तो देखो ध्यान से, इसके सामने हम लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से। X1 के नीचे आते हैं, सावधान। क्या लिखा? CB 0 × 1 + 0 × 1 कितना आएगा? 0 × 1 + 0 × 1 कितना आएगा? 0 आएगा ना। यहाँ पे आओ, 0 × 1 + 0 × 1 0, 0 × 1 + 0 × 1 0। बाई चांस यहाँ क्या आने वाला है? 0। कुछ बुक्स में ये ZJ नहीं निकाला जाता है, ठीक है, क्यों उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। इसके बाद ये ZJ कुछ बुक्स में नहीं निकाला जाता है, जैसे मैं भी पहले बताता था तो ZJ नहीं निकालता था, ठीक। हम डेल्टा J निकालते हैं। डेल्टा J होता है CJ - ZJ, ठीक है। हम फिलहाल यहाँ लिख देते हैं, हमारी कॉलम में नहीं आ रहा है, ये नीचे डेल्टा J निकाल रहे हैं। डेल्टा J जो होता है वो होता है CJ - ZJ, ठीक है। मतलब ये ऐसे कह सकते हैं कि CJ - सिग्मा CB XJ, ये कह सकते हैं आप। XJ कहो XI कहो, जो भी कहना हो, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि देखिए सावधान, X1 के नीचे ZJ 0 आया हुआ है, ये 0 आया हुआ है ना, और माइनस, और इसमें आपने 2 माइनस किया, तो जब डेल्टा 1 निकालेंगे तो 2 - 0 यानी 2 आएगा, नहीं आएगा। तो इसके नीचे यहाँ 0 2 आने वाला है, यहाँ 2 आने वाला है इसके नीचे, यानी X1 कॉलम सबसे नीचे क्या आएगा? 2 आएगा। तो मैं फिलहाल अपने उसमें इस कॉलम को हटा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा क्योंकि हमारे कैमरे में नहीं आ रहा है, इसलिए इस कॉलम में डायरेक्ट लिख देता हूँ। मतलब जो डेल्टा J लिखने वाला है वो आएगा CJ - CBYJ, तो यहाँ 2 आने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ 0 आया था ना, ZJ जो ये निकला था वो 0 आया था ना यहाँ पर, और 4 माइनस करो 4 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा। अच्छा एक बढ़िया सी बात बता दूँ, यहाँ पर यही आने वाला है पहली टेबल में, ठीक है, ये यही आने वाला है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? टेबल बनाना समझ में आ गया? अब टेबल को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको इधर किनारे स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ, टेबल रब नहीं करेंगे हम, ठीक है। रब करें। अब मैं इसका एल्गोरिथम बताने जा रहा हूँ, सावधान। देखो ये जानबूझ के टेबल नहीं रब करेंगे, इसी टेबल में हमको समझाना पड़ेगा। मैं ज़रा अपना वो निकाल लेता हूँ, रब करते जाएंगे क्योंकि जगह कम है। देखो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम मैं कंप्यूटर एल्गोरिथम भी बता रहा हूँ, क्योंकि आप कंप्यूटर इंजीनियर से कर रहे हो ना, कंप्यूटर साइंस से, इसलिए आपने एल्गोरिथम पढ़ी भी होगी ना। देखो सबसे पहले तो मुझे स्टार्ट करना है स्टार्ट तो हो गया, तो मतलब नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, अगले स्टेप में जो होने वाला है ज़रा समझिएगा, मैं रब करता जाऊँगा तो ध्यान समझिएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, LP को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट LP into standard form by introducing slack and
सरप्लस वेरिएबल्स। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया, समझ में बात नहीं आई। इसके बाद क्या करते हैं, हम इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल फॉर्म करते हैं। फॉर्म इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, ये जो नीचे आएंगे वो बॉक्स वो ऊपर हम कर देंगे। इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, हम इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल फॉर्म करने के बाद में हम क्या करते हैं, हम इसमें जेड निकालते हैं। कंप्यूट जेड बोले तो जेड और इसमें डेल्टा जे निकालते हैं। डेल्टा जे बोले तो सी जे माइनस जेड जे निकाल लिया हमने। ठीक है, अच्छा जब आप एल्गोरिथम लिखते हैं तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं ना बीच बीच में, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो कौन सा बॉक्स बनाते हैं, डायमंड बॉक्स। अब जरा देखो, हाँ जो क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं ना वो मूर्खतापूर्ण वाला लिखने जा रहे हैं हम। क्यों भाई, सुनो ध्यान से, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, इसके नीचे लिख रहा हूँ जिसका टेबल ऊपर बना रहा हूँ, मुझे रब करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ये नीचे वाली टेबल है। ज़रा डायमंड बॉक्स बनाता हूँ और आपको लगेगा क्या मूर्ख मास्टर क्या पूछ रहा है भाई। अभी मैं बता रहा हूँ मूर्ख क्यों कर रहा हूँ अपने आप को। क्वेश्चन मैंने पूछा, इज एलपी या इज ऑप्टिमल फंक्शन इज, तो बड़ा लिख देते। ये डायमंड बॉक्स बना हुआ है, हम डायमंड बना नहीं रहे, जगह कम है, आप डायमंड बना के लिखिएगा। ठीक है, मैं ऐसे बनाए दे रहा हूं फिलहाल। क्वेश्चन है, इज ऑप्टिमल फंक्शन इज मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब ऑप्टिमल फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। आपको मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन लगा नहीं लगा, ये नहीं लगा, नहीं लगा। हमने मूर्खतापूर्ण क्यों बोला मालूम है, नहीं मालूम क्यों बोला हमने। अभी यहां पर एक चीज और लिखी जाएगी, अभी हमने लिखा नहीं जानबूझ करके, हमने मूर्खतापूर्ण इसलिए लिखा, इसलिए कहा, देखो ध्यान से, क्योंकि हम शुरुआत में क्या लिखे थे, कन्वर्ट एलपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, यही बोला था ना। और स्टैंडर्ड फॉर्म की पहली कंडीशन बताई गई थी कि ऑप्टिमल फंक्शन को मैक्सिमा करना होता है, यही था ना। हमने यहां जानबूझ इसलिए लिखा कि मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है और वो ऑप्टिमल फंक्शन मैक्सिमा नहीं मिनिमा दिया हुआ और मिनिमा से लगा दिया उन्होंने, तब क्या करेंगे आप। तो आपके क्वेश्चन में ऐसा नहीं आने वाला है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में मैक्सिमा में कन्वर्ट करके ही आप करेंगे। लेकिन मान लेते कहीं सोल्यूशन लिखा हुआ है और आपसे कहा जाए गलती छांटो, नहीं ऐसा आता नहीं है, तो वो मिनिमा ही लिखा तो क्या करोगे। अब देखो, अब यहां दो चीजें हैं, एक इसको रब करते हैं, इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट। अब इसके दो आंसर मिले, एक आंसर ये मिला कि भाई ये मिनिमम लिखा हुआ है, और एक आंसर ये मिला कि ये मैक्सिमम हो सकता है। दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। अगर मैक्सिमम है, मैं इसको लेके चलता हूं, अगर मैक्सिमा है तो क्या करेंगे। देखो मैक्सिमा ये है, मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा लेकर के इधर लाता हूं, क्योंकि जगह की वजह से है बॉक्स, आप अलग बनाइएगा। अगर मैक्सिमम है ये, तो देखो ध्यान से, जो डेल्टा जे निकाला है ना हमने, ये सी जे माइनस सी बी वाई जे, सी बी एक्स जे, और वाई जे से लिख रहा हूँ, मेरी आदत वाई जे लिखने की रही है हमेशा, हम लोगों के यहाँ वाई जे ही पढ़ाया गया तो रट गया वाई जे। इसमें क्या करते हैं, इसमें कहा जाता है डू इन जेड जे डेल्टा जे दैट इज सी जे माइनस जेड जे इज ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अब ये इंग्लिश सही है नहीं हमको नहीं मालूम, कहते हैं डेल्टा जे जो सी जे माइनस जेड जे है क्या ऑल पॉजिटिव है। दो आंसर हो सकते हैं, ऑल पॉजिटिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मार्क डायमंड बॉक्स बनेगा। तो अगर मान लिया ऑल पॉजिटिव है, यस, अगर ऑल पॉजिटिव नहीं है, कोई नेगेटिव उसमें है या जीरो है, तो नो। नहीं समझे, ऑल पॉजिटिव मतलब होता है जीरो की बात नहीं कर रहा हूं,
ऑल पॉजिटिव हैं, अगर ऑल नेगेटिव हैं या जीरो हैं तो फिर नो में आ जाएगा, है ना। अगर यस है तब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, पहले नो में आ जाते हैं। अगर नो है तो आपका जो सोल्यूशन है ऑप्टिमल है, नहीं समझे, यानी सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, और ऑप्टिमल करके कुछ इस सोल्यूशन को रोक दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे आंसर निकलेगा अभी हम बात बताएंगे, समझ में बात नहीं आई। अच्छा यहां पे आ जाओ, यहां उल्टा हो जाएगा, बस केवल जो मैं मैक्सिमा के लिए कर रहा हूं ना ये उल्टा हो जाएगा। अब अगर मान लेते हैं कि ये डेल्टा जे सभी पॉजिटिव है, अब मान लेते हैं भाई नो में तो सोल्यूशन मिल गया है, तब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से इसमें करते हैं, यहां पे आ जाओ। डेल्टा जे सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, ये 4 है ना, जो डेल्टा जे सबसे बड़ा, वैसे यहां 0 भी आ रहा है, अब वो फिलहाल तो हमको सोल्यूशन बताना इसलिए मैं समझा रहा हूं। अगर कहते हैं कि आपको डेल्टा जे सभी पॉजिटिव मिल गए, तब हम क्या करते हैं, मैं इस क्वेश्चन में नहीं कर रहा हूं, ये तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, मैं जो अगला सॉल्व करेंगे वो बता रहा हूं। देखिए अगर सभी पॉजिटिव हैं तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट द की कॉलम हम सेलेक्ट करते हैं, नहीं समझे। की कॉलम का मतलब क्या होता है, अब की का मतलब तो ताला खोलने वाला कुंजी, यानी इस सिंप्लेक्स को सॉल्व करने वाला। तो हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट पॉजिटिव ले लेते हैं, लार्जेस्ट, इसमें क्या करते हैं, लार्जेस्ट पॉजिटिव ऑफ डेल्टा जे लिखते हैं। देखो जरा ध्यान से, यानी जो आपका की कॉलम है वो इनकमिंग वेक्टर होता है, क्या कहलाता है उसे, हम क्या कहते हैं, इनकमिंग वेक्टर, उसे कहा जाता है इनकमिंग वेक्टर। इसको मतलब यहां बाहर लिखे दे रहे हैं, ये इनकमिंग वेक्टर है, इनकमिंग वेक्टर है, मतलब यूं कहिए कि ये आने वाला है, इसका वेलकम करिए, ये इनकम इन होने वाला है, अंदर आने वाला है, नहीं समझे। अब देखो इनकमिंग आपका x2 हो गया ना, अब क्या करते हैं, xb को इनकमिंग से डिवाइड कर देते हैं, जो इनकमिंग है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, नहीं समझे। अब इनकमिंग से डिवाइड करोगे तो 4/1 करोगे, 4/1 करोगे यानी कि 4 आने वाला है, 3/-2 करोगे तो माइनस का 3/2 आने वाला है, नहीं समझे। लेकिन ये फिलहाल तो क्वेश्चन वैसा है नहीं जो सॉल्व कर रहे हैं, हमने क्या कहा था कि मैं समझा रहा हूं, लेकिन ये सिंप्लेक्स से सॉल्व होगा जरूरी नहीं है, ये पहले बताया गया था, ठीक है। अच्छा मैं मान लो ये कर दिया, तो जब हम फिर क्या करेंगे, हम इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर लिख दे। अच्छा हम मिनिमा का नहीं समझा रहे हैं, मिनिमा बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे xb अपान x2, यहां पर मान लेते हैं, यहां पर है, आप xj मान लो, यहां पर xb को xj से डिवाइड कर देते हैं, और ये मिनिमम रेशियो निकालते हैं, ये मिनिमम रेशियो निकालते हैं, मिनिमम रेशियो, ये मिनिमम रेशियो निकाला जाए, लेकिन शर्त ये है कि ऑल xj शुड बी ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव लेंगे, वहां पर निगेटिव नहीं ली जाएगी, ठीक है। अब यहां निगेटिव आ रही तो हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसी बॉक्स में क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं, हम आउटगोइंग रो, क्या करते हैं, आउटगोइंग रो। सुनो ध्यान से, फिलहाल मैं मिनिमम -3/2 मान लेता हूं, वो है नहीं ऐसा है, ठीक है भाई, यहां पर तो कुछ और वैल्यू आने वाली है, तो मैं इसको आउटगोइंग मान लेता हूं, ये आउटगोइंग है। जरा बताइए इस रो में यहां वेरिएबल कौन आने वाला है, x4 आने वाला है ना, तो x4 एक्चुअली में आउटगोइंग होने वाला है, और इनकमिंग के सामने कौन आ रहा है, x2 इनकमिंग होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, यानी कि आपको ये तो ये निगेटिव लिया नहीं जाता है, फिलहाल हमने समझाने के लिए इसे मैं ले रहा हूं यहां पर, यानी फिलहाल हमने क्या कहा कि आप आउटगोइंग रो को कर देते हैं, कैसे, मिनिमम रेशियो xb अपान xj करके, आउटगोइंग रो मिल गई आपको, नहीं समझे। इसके बाद क्या करते हैं, हम की एलिमेंट निकालते हैं, की एलिमेंट, ये कुंजी, देखो की एलिमेंट क्या होता है, सुनो ध्यान से, आउटगोइंग रो के अंदर जाओ और इनकमिंग कॉलम के अंदर जाओ, दोनों कहां मिल रहे हैं, कहां मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं ना, तो ये की एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी की एलिमेंट क्या होगा, इंटरसेक्शन एलिमेंट ऑफ
आउटगोइंग रो एंड इनकमिंग कॉलम। अब यही लैंग्वेज किताब में लिखी होगी जरूरी नहीं है, मैं तो समझा रहा हूं केवल आपको, ठीक है। अब देखो की एलिमेंट मिल गया, अब इस की एलिमेंट को 1 बना दो, ठीक है। मेक, नेक्स्ट टॉपिक होगा, मैं इसी में लिखे दे रहा हूं, मेक की एलिमेंट 1, मेक की एलिमेंट 1 बना दो इसको। अच्छा सुनो ध्यान से, की एलिमेंट को जब 1 बनाओगे ना तो जो काम इस की एलिमेंट साथ होगा वो सभी रो के साथ होने वाला है, समझे। जैसे इसको आपने -2 से डिवाइड किया तो यहां सुनो ध्यान से, यहां 1 आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा, यहां -1/2 आ जाएगा, यहां -1/2 आ जाएगा, यहां -3/2 आएगा। समझ में बात नहीं आई। अब आप ये बताओ, आपके कॉलेज में जो ये जो हम सर्किल बना रहे हैं, इस सर्किल में इसी के अंदर बनाते हैं कि अलग से लिखते हैं? वो नहीं, अलग टेबल तो बाद में बनेगी, वो बाद में बनेगी, लेकिन इसी के हेल्प से बनेगी। मैं पहले इसी में बना, ठीक है। तो मैं सर्कल करूंगा उसमें, नहीं समझे, मुझे मेथड होता है, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग ऐसे नहीं बताते हैं। सर्कल किया जाएगा, मतलब ये बॉक्स बड़ा बनेगा। जब हम टेबल बनाएंगे अपनी कॉपी में तो ये बॉक्स थोड़ा बड़ा बनाया जाएगा, क्योंकि इसी में सर्कल बनेगा, इसमें गलती नहीं होती, ठीक है। अब देखो आपने की एलिमेंट को 1 बना दिया, और क्या करेंगे, एंड अदर एलिमेंट ऑफ आउटगोइंग कॉलम टू 0 with the help of 1। सुनो ध्यान से, अब आप इसको 1 बना चुके हैं ना, की एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ की एलिमेंट कह दो, की एलिमेंट। आपने की एलिमेंट को 1 बना दिया है ना, अब आप इसकी हेल्प से इसको 1 बनाओ, 0 बनाओ, तो इसको इसमें माइनस करोगे ना तो 0 बन जाएगा, इसको इसमें माइनस करोगे तो 1 बन जाएगा, इसको करोगे तो 1/2 बन जाएगा, इसको करोगे तो 1 माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, 3/2 बन जाएगा, इसको इसमें करोगे 4 माइनस 3/2, 4 दूनी 4 माइनस 3/2, तो 4 + 3/2, 4 दूनी 8, 3 11, 11/2 हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। नहीं समझ में बात नहीं आई? समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से, अब मैं आगे लिखने टेबल में लाने जा रहा हूं। अब देखो ध्यान से, अगली टेबल बन गई ना आपकी, अगली टेबल आपकी बन गई। अब होगा क्या, आउटगोइंग वाला एलिमेंट कौन सा था, x4 है ना, x4 आउट हो गया, और इनकमिंग वाला इन हो गया, यानी x4 की जगह x2 आ गया। समझ में बात नहीं आई? अब x4 जगह x2 आ गया, तो भैया जब cb लिखोगे ना तो ये जो x2 के सामने है एलिमेंट वो लिखा जाएगा, यहां पर चेंज हो गया, नहीं हो गया? अब देखो ये हो गया, अच्छी बात है। अब आपके जो सर्किल एलिमेंट है ना, ये नई टेबल में आ जाएंगे, सर्किल एलिमेंट नई टेबल में आ जाएंगे, और ये क्रम चलता रहेगा जब तक कि आपके जो डेल्टा जे है ऑल पॉजिटिव ना हो जाए, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये सब निगेटिव है, ये जो एलिमेंट ये निगेटिव दिख रहा था ना, ये निगेटिव, तो निगेटिव था ना यहां पर, अगर निगेटिव होगा तो अनबाउंडेड सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया कि एलपी का प्रोसेस क्या है। तो ये टेबल हम तब तक बनाते रहते हैं जब तक कि ऑल डेल्टा जे क्या ना हो जाए, नेगेटिव या 0 ना हो जाए, ऑल डेल्टा जे, ये तो होता है ना। पहले क्या बताया गया था, अगर ये नेगेटिव है या 0 है तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन कहलाता है, ये होता है ना। तो जब तक ऑल डेल्टा जे 0 ना हो जाए या नेगेटिव ना हो जाए तब तक हम ये बनाते रहते हैं, और जब ऐसा हो जाता है तो हमें सोल्यूशन मिल जाता है। और देखो मिलता क्या है, ये वाला सोल्यूशन होता है, ये यहां जो वेरिएबल आएंगे ये इसकी वैल्यू आएगी, मतलब x3 का मान ये हो जाएगा, x2 का मान ये हो जाएगा, और x1 x2 रख देंगे उठा करके मैक्सिमम z में, तो आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा। हैव यू गॉट द मेथड? ठीक है, तो इसको देखिएगा।